ये आज की जो शॉर्ट सी वीडियो है, ये है आपकी साउंड चैप्टर के ऊपर की, ठीक है। यानी कि आज इस चैप्टर में हम साउंड पढ़ने वाले हैं कि साउंड क्या होता है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं साउंड के अंदर, जैसे पिच फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मोनोटोन क्या होता है, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में हम रिलेशन देख सकते हैं। एंड हम लाउडनेस की यूनिट को डेसिबल्स में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोना स्टडी इन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। मैं आपको क्विक रिविजन के तौर पर ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जिस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर को देख लिया है, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं मैं आपको सारी पढ़ा दूँगी। तो देखो, साउंड क्या होता है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हमको पता है ये कॉज कैसे होती है। कॉज होती है जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, यानी कि अगर वाइब्रेशन होती है, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, जैसे मान लो अगर मैं पेंडुलम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से वो जो है कहाँ जाएगा, वो वो ना इस तरीके से वाइब्रेट करेगा इस तरीके। अब ये पेंडुलम इधर तो मूव करा, इसको हम वाइब्रेशन के तौर पर लेंगे, जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे कि अगर आप एक किसी ड्रम पे हिट कर रहे हो, है ना, ये किसी ड्रम है ना, इस तरीके से होता है ना ड्रम का सरफेस। इस पे अगर आप ज़ोर से डंडी से हिट कर रहे हो, ये जो स्टिक होती है उससे, तो ये क्या होगा, ये जो है इस तरीके से वाइब्रेट होगा। इसी चीज़ को, इसको ही हम कहते हैं वाइब्रेशन, और इसी की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी देन साउंड भी नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी साउंड की क्या होती है कि साउंड प्रोपगेट तब करता है जब उसको एक मीडियम मिलता है। यानी कि अगर उसको कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप, तो वो जो है प्रोपागेट नहीं करे। यानी कि साउंड नीड्स अ मीडियम, ये आप ध्यान रख लेना। वो वैक्यूम में नहीं जा पाता है, इसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप ये बात समझ गए। अब आपको कैसे इसकी वेव्स कैसे प्रोपागेट कर रही हैं, तो देखो कुछ वेव्स होती हैं। अब जो साउंड होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी कि ये जो ऐसी वेव क्रिएट करती है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो अ, अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ओके, लॉन्गिट्यूडनलिटी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ यहाँ पर कि हमारे जो साउंड अब कैसे मूव करता है बेसिकली। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक पेयर ऑफ टोन्स, मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल डिराइव करके बताऊँगी कि जूम करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या मैं समझा सकती हूँ। मैंने जैसे इसको वाइब्रेट करा, तो आप देखोगे ये वाइब्रेट हुआ, ये इधर गया, पॉइंट इधर गया। इससे क्या होता है, देखो आप इस समझना, इससे होता क्या है। इस चीज़ से होता ये है कि आपका जो साउंड है, ये इधर गया कभी इधर गया, इससे ये होता है कि ये यहाँ पर जो एयर है कॉलम, वो भी वाइब्रेट हो, एयर भी वाइब्रेट हो रही है, राइट। तो ये जो वाइब्रेशन है ये एयर में किसी तरीके से कैरी हो जाती है, यानी कि एयर में हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू अ वीडियो, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी अगर हो सके तो, बट डिस्टर्बेंस पर आप समझना। जैसे कि कोई चीज़ मूव कर रही है, इमेजिन करना ये टोंग्स वाइब्रेट कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो यहाँ पर जो एयर कॉलम है वो भी इधर आएगा। जैसे अगर मान लो ये इसकी पोजीशन किधर हो गई, इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल इधर हो गई, यानी कि यहाँ पर जो एयर थी वो किधर जाए, इधर गई, है ना, इधर गए, ठीक है। यहाँ की जो एयर थी वो इधर चली गई। अब जब वो वापस आएगा तो यहाँ की एयर उधर चली जाएगी। इस तरीके से जब इस तरीके से मोशन होंगे, अब अगर यही वाला मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर ये वाला इधर आ जाता है टोन का, यही एक स्टेम है, तो एयर जो है यहाँ पर जो एयर होगी प्रेजेंट, वो कहाँ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी इधर जाएगी। और जब वो वापस अपनी पोजीशन पे बैक आएगा, वो एयर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। बट वो यहाँ पर ना आकर क्या, ये मतलब यहाँ पर आते हुए फिर यहाँ पर भी पहुँच जाता है, तो ये जो एयर है ये फिर इधर चली जाएगी। इस तरीके से जो एयर में है कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से बन जाते हैं बहुत सारे। इसी से जो है आपका साउंड प्रोपागेट होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये होता है, ठीक है, यानी कि एक मीडियम से एक मीडियम है, उसके
ये मीडियम है, इसके कभी इधर जाना कभी इधर जाना, इसको ही हम बार बार जब होता है इसको हम कह देते हैं वाइब्रेशन। ओके, अब सम कॉमन टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स होती है, ये रहे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेरी बात समझ ली ध्यान से तो कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसको मैं पूरा फिल कर देती हूँ विद सम कलर। ओके, इसको हम पूरा फिल कर देते हैं, चलिए। तो गाइस ये हमारा कवर हो चुका है, चलिए इस पे अब हम काम करते हैं, ठीक है। चलो इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये है, ओके, एंड इसमें ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं, लिखते हैं, चलिए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं कोई ले रही पार्टिकल है, राइट, ये मेरा, ओह माय गॉड, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलर ले देती हूँ, आपको समझाऊंगी। ये एक पार्टिकल है, राइट, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, दूसरे कलर से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, राइट। यानी कि जो ये पार्टिकल है, कभी कभार अगर हम इसको लेफ़्ट की तरफ देखें, लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से, तो यहाँ पर इधर जा रहा है, यहाँ तक डिस्टेंस रीच कर रहा है, यहाँ पर ये वाइब्रेट हो रहा है, राइट, यहाँ तक ये जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस आप देख रहे हो, मैं इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन करती हूँ, चलो आपके लिए बहुत आसान कर लेंगे हम लोग। इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इन जो हो रहा है, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिटवीन द फिक्स पोजीशन एंड द, जहाँ तक वो मतलब जा रहा है ना, उस पोजीशन, उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट, ये आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी कि क्या होता है, एक सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर पाता है। एक वाइब्रेशन से आप क्या मानते हैं, यानी कि एक वाइब्रेशन वो होता है, अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पर मेरे पास, ये रहा मेरा पार्टिकल, ठीक है, ये है मेरा पार्टिकल, इसको मैं ब्लैक से जो है अंडरलाइन भी कर लेती हूँ, ये मेरा पार्टिकल है, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, ये जाता है यहाँ पर, फिर ये अपनी पोजीशन पे वापस आता है, ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इस तरीके से आपको, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल है, सबसे पहले ये हमारा पार्टिकल हो गया, राइट, ओके, मैं बना रही हूँ अब, ठीक है ना, ये हमारा पार्टिकल। अब क्या होता है, इन यहाँ पर सबसे पहले एक वाइब्रेशन क्या होता है, ये अपनी मेन पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे इधर जाया ये और यहाँ पर रीच करा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आया, फिर इधर की तरफ गया, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम बात करें, इस पूरे प्रोसेस को ही हम एक संग वाइब्रेशन बोलेंगे, वन वाइब्रेशन, इसको हम एक वाइब्रेशन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, दैट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। इसको हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, हर्ट्ज़ है इसका यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो बताया हमारा HERTZ, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको HZ लिख सकते हैं, राइट, ये आपका हो जाता है, राइट, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई थिंक वेरी इजी टॉपिक इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो आपको समझ में शायद आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा वी कैन डिस्कस मोर, राइट। अब यहाँ पर इसके जो है बिगर यूनिट्स भी हो सकते हैं, यानी कि 1000 हर्ट्ज़, जिसको कि हम KHZ किलो हर्ट्ज़, और 1000 किलो हर्ट्ज़ को हम MHZ यानी कि मेगा हर्ट्ज़ कह सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स यहाँ पर ईजिली डिस्क्राइब, जहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं।
अब आता है हमारा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज़ बेसिकली how much time it takes for one vibration to complete, one particle to complete its one vibration. तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूँ, तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास इसका फॉर्मूला डिवीज़न कैसे होगा, मैं आपको डिराइव करना सिखाती हूँ. मतलब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा. तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी मान लो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 40, यानी कि वो 40 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 40 टाइम वाइब्रेट कर रहा है. यानी कि एक वाइब्रेशन वो कितने सेकेंड में, कितने मतलब कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. एक वाइब्रेशन यानी कि यहाँ पर हमको पता लगा कि वो 40 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है इन 1 सेकेंड में. तो हम 1 सेकेंड को डिवाइड कर देंगे बाय 40, हमारी निकल जाएगा कि हमारा एक जो वाइब्रेशन है उसको होने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड टोटल टाइम है, राइट. 40 वाइब्रेशन हो रही है, हमको पता लग जाएगा कितना भी टाइम है. ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला डिराइव होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट लार्जर द एम्पलीट्यूड मोर इज़ द लाउडनेस, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडनेस होगी. अब हम बात करने वाले हैं कुछ वाइब्रेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस दैट अ साउंड प्रोड्यूसेस. ठीक है, उसके बारे में तो देखो फाइंड करा गया है स्टडीज़ के थ्रू कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक. एक होती है हमारी सोनिक और एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, या अल्ट्रासोनिक साउंड कह दो, वाइब्रेशंस कह दो, या अल्ट्रासोनिक्स कह दो. ठीक है, एक ही बात है दोनों. अब यहाँ पर आपकी जो इंफ्रासोनिक है या सबसोनिक वाइब्रेशन है, विच इज़ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 20 हर्ट्ज़ होती है. जो सोनिक साउंड जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़. और जो अल्ट्रासोनिक है इट इज़ अबव 20,000 हर्ट्ज़, राइट. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ सोनिक वाइब्रेशन सुन सकते हैं, यानी कि बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़. अब यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं इनका इंडस्ट्री में कुछ काम होता है इम्पॉर्टेंट, वो पढ़ते हैं एक एक करके. सबसे पहले इसको मिल्क को होमोजेनाइज करने में यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर होमोजेनाइजिंग milk. The milk is agitated with ultrasonic vibrations. These vibrations, what they do, they break down the larger particles of the fat to form smaller particles. Then आता है ये जो vibrations होते हैं ये dishwashing machines में use किए जाते हैं. In such machines water and detergent are vibrated with ultrasonic vibrations. The vibrating detergent particles rub against dirty plates and clean them, right. ये अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशंस होती हैं ये एक डिप्रेशन फॉर्म कर लेती है इन रैट्स एंड कॉकरोचेस, तो उनको भगाने के लिए भी काम किया जाता है. ये इमेजिनिंग इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें भी यूज़ किया जाता है. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड इन रिलीविंग पेन इन जॉइंट्स एंड मसल्स. ये सब इनका काम है थोड़ा क्या कहते हैं इंडस्ट्री में. दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अब आता है हमारा यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस बाय एनिमल्स. तो देखो हमको पता है आप कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो मतलब जो ट्रेंड होते हैं, राइट. दे कैन हियर, जनरली जो डॉग्स होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज़ तक की जो वाइब्रेशंस है वो सुन पाते हैं. ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ज़्यादा ही है ना. और जो डॉग्स हैं इनको स्पेशली ट्रेन किया जा सकता है टू रिस्पॉन्ड टू अ विसल विच प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस एंड दैट इज़ नोन एज गैल्टन विसल. इसके लिए डॉग्स को ट्रेन किया जा सकता है बिकॉज इसमें जो है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से विसल निकलती है उसका यूज़ करा जाता है, उससे ट्रेनिंग दी जाती है. द साउंड ऑफ विसल कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन्स. और ये जो ह्यूमन्स होते हैं ये इस साउंड को हर्ड नहीं यानी कि हियर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब आता है बैट्स. अब देखो बैट्स का उनका जो खाना पानी है वो इस पर ही रहता है. बैट्स जो हैं 50,000 से 80,000 हर्ट्ज़ तक जो हैं आपकी फ्रीक्वेंसी इनके तक सुन सकते हैं, यानी कि 50 हर्ट्ज़ से 80,000 हर्ट्ज़ तक. ठीक है, बैट्स हैव वेरी वीक आइज़. बैट्स की जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. ठीक है, और वो रात में जब उड़ते हैं वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस निकालते हैं
और जब वो इन ह्यूमंस या फिर जब इंसेक्ट पर पड़ती है किसी पे, ह्यूमंस पे नहीं, मतलब ह्यूमन उसको नहीं सुन पाते, जब वो इंसेक्ट पे पड़ती है तो जो वाइब्रेशंस होती हैं इंसेक्ट की बॉडी को स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट होती है उनकी तरफ से, और उसको सुनकर वो पता लगाते हैं कि उनका जो प्रे है, उनका इंसेक्ट वो कहाँ पर है, उसको खा लेते हैं। यही चीज़ जो है डॉल्फिन्स यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं जस्ट लाइक बैट्स टू फाइंड आउट देयर प्रे इन द वाटर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए बस एक इन्वेस्टिगेशन यूज़ हुआ है। मैं आपको थोड़ा एक्टिविटी समझा देती हूँ जो इसमें है। इसमें क्या है, आपको एक चॉकलेट बॉक्स लेना है, इसको जो आपको कॉटन से इंसुलेट कर देना है ताकि अंदर जो साउंड है वो अंदर का जो साउंड है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए इस कॉटन से। अब आप इस तरीके से एक 45 डिग्री के एंगल पर इसको सेट करेंगे। बेसिकली 45 नहीं, ज़्यादा है ये 90 हो गया, 90 + 45 ये हमारा जो है 135 डिग्री है, ठीक है। और इस तरीके से आप सेट करोगे, और जैसे आप जो वॉच है उसके साउंड को आप जब आप इस लिड को हटाओगे, नहीं लगाओगे ना, तो आप साउंड नहीं सुन पाओगे, और जैसे ही आप इस लिड को हटाते हो जो साउंड है रिफ्लेक्ट करके आपके कान में पड़ता है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्या होता है, कुछ एक और थ्योरी डिराइव होती है जिसको कि हम एको बोलते हैं या फिर इको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब हम इंसुलेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने कॉटन लगाई है, इंसुलेशन के लिए लगाई है। अब समझते हैं कि क्यों लगाई है, क्या होता है। तो मैं अगर बात करूँ, आपने सुना होगा कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है शाइनी ऑब्जेक्ट्स पर से, शाइनी सरफेस पे से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, बट थोड़े से अलग होते हैं। मतलब जो साउंड है वो एकदम शाइनी, चाहे वो आड़ा टेढ़ा हो, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड ये राइट रफ सरफेस से हो जाता है, बस वो शाइनी होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये किससे, जो आपके हम बात करें साउंड, ये हार्ड मटेरियल यानी कि किसी हार्ड मेटल लाइक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इनका और ये एब्जॉर्ब किस में होती है, किससे एब्जॉर्ब, जिन मटेरियल्स का टेक्सचर जो है थोड़ा लूज़ है, राइट, जिनका थोड़ा टेक्सचर जो है थोड़ा सा लूज़ है। अब अब द फिनोना की आइडियाज़ पढ़ते हैं। द फिनोमिनॉन ड्यू टू विच द साउंड एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग सम हार्ड सरफेस बाउंसेस ऑफ द और सम अदर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब जो आपने सुना होगा ऑडिटोरियम्स, इन सब बिग सिनेमा हॉल्स में क्या होता है, इनके जो है आइसोलेशन का काम किया जाता है, कारपेट लगाए जाते हैं, और वॉल्स पर भी आपने देखा होगा, कभी आप सिनेमा जाते होंगे तो वहाँ पर आप देखते हो ना वॉल्स कैसे आइसोलेटेड रहते हैं, उस वजह से, ताकि वो इको ना बने, ठीक है। अब इट हैज़ बीन फाउंड दैट echo can be heard only if there is a high rise building. Minimum distance between source of sound and reflecting body 17 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है, ये सब बात हो गई, इसको हम echo बोलते हैं। आप थोड़े बहुत नोट्स पढ़ लेना। अब यहाँ पर ये वाला नोट्स जो है ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, नोट्स और की आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ा भी देते चलो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस फ्रॉम हार्ड एंड पॉलिश्ड सर्फेस, जो सर्फेस जो है हार्ड भी और पॉलिश भी होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस साउंड की तरह ही है भाई, है ना, मतलब वो भी रिफ्लेक्ट करता है, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, कोई बात है नहीं बड़ी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है, बाउंस बैक। तो ये जो एंगल है इसको अगर मैं बीच में से डिवाइड कर दूँ, ये भी एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ये हो गया आपका, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला, ठीक है। साउंड एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय सॉफ्ट एंड लूज, यानी कि ये आपका हार्ड एंड पॉलिश्ड, सॉफ्ट एंड लूज्ड सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और हार्ड और शाइनी सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हो पॉलिश सरफेसेस पे ये बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एको के बारे में। अब देखो एको क्या होता है, बेसिकली एको इज़ बेसिकली किसी हिलॉक या फिर किसी हाईराइज बिल्डिंग से जो है साउंड वापस से बाउंस बैक करके आ रहा है, उसे हम कहते हैं एको। और ये तभी हियर करी जा सकती है जब डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट इज़ मिनिमम डिस्टेंस है 17 मीटर का, ये अप्रॉक्स है। इससे लगभग इतना, मतलब एकदम परफेक्ट बताऊँ तो 16.6, बट अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर, राइट। ये होता है हमारा। आप आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा।
भी तो ठीक है, आप ये थोड़े बहुत ये पढ़ लेना। इसके यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है क्यों, बट मैं ओवरऑल दे रही हूँ, ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो लेट्स लीव इट, राइट। आप पढ़ सकते, आप पढ़ लेना, बट वीडियो में हम मेन इस टॉपिक को नहीं लेने वाले, बिकॉज ये नहीं होता है जनरली, ठीक है। अब देखो, सोनार एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम जो है ओशन की डेप्थ फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ से ना, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से कुछ अल्ट्रासोनिक वेव सेंड की जाती हैं और वो स्ट्राइक बैक करती हैं टू द रिसीवर यहाँ पर पॉइंट बी पे। तो इस तरीके से इनका जो डिस्टेंस, जो भी इन्होंने जितना टाइम लगाया, हमको पता है इसकी स्पीड कितनी है, साउंड की स्पीड कितनी होती है। साउंड की स्पीड अप्रॉक्स हम बात करें, एवरेज होती है अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड। उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि अगर इतना साउंड है, इतना टाइम लगा वापस आने में, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर है डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड 500 मीटर पर सेकेंड, ये हमने साउंड का स्पीड है, ठीक है, लिया है। और आप इस तरीके से हमने डिस्टेंस कवर बाय साउंड डिवाइड बाय 1.2 सेकेंड, इस तरीके से निकल जाए कि इट इज़ बेसिकली 1800 मीटर। ये निकल के आया है आंसर, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं वाई साउंड्स डिफर, लाउडनेस एंड लाउड। हम कहते हैं ना लाउडनेस, कितनी लाउड है साउंड, है ना। तो देखो, लाउडनेस जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस होती है। अगर मैं बात करूँ लाउडनेस की, तो लाउडनेस इस पर भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ हैविंग, व्हाट इज़ द डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फीबल साउंड आएगा, अगर कम डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सोर्स टू द पर्सन हु इज़ हियरिंग, तो वहाँ पर जो है आपको अच्छा लाउड नॉइज सुनने मिलता है। अब लाउडनेस आगे के बाद हम बात करते हैं पिच के बारे में। पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच मतलब कितनी श्रिल है किसकी आवाज़, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जो वुमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, तो उनकी जो वॉइस होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है। मैं अगर बात करूँ पिच की, तो ये डिपेंड करता है अपॉन मैनी थिंग्स। हम पढ़ने वाले हैं इसको हम पढ़ने भी वाले हैं। इट्स वेरी ईजी, राइट, बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ाऊँगी ज़रूर, ऐसा नहीं है पढ़ने नहीं वाले, हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा ये भी। एंड मैं बात करूँ सबसे पहले, जितना ज़्यादा एयर कॉलम का लेंथ इंक्रीज़ होगा उतना ही मतलब जितना ज़्यादा एयर कॉलम की लेंथ डिक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा पिच होगा साउंड का, ठीक है। और दूसरा बात, ये फ्रीक्वेंसी से बढ़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाएगा। तो तीसरी बात क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अगर जो है जो थिनेस्ट रबर बैंड होगी वहाँ पर हाई पिच की साउंड सुनाई देगी। थिकेस्ट रबर बैंड प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ लो पिच। जितनी थिक उतना ज़्यादा उतना कम पिच है, जितनी पतली है उतना अच्छा पिच है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जितना शॉर्ट लेंथ है उतना अच्छा पिच है, जितना लेंथ है ज़्यादा उतनी ही कम पिच है। अब यहाँ पर पिच एंड फ्रिक्वेंसी ये जो हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, आप इसको थोड़ा रीड कर सकते हैं, है ना। अब लाउडनेस एंड पिच के बीच में डिफरेंस है, हम इसके बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर कह सकते हैं। देखो, क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब ये होता है, अगर मान लो दो साउंड है, दो नोट्स हैं। नोट्स क्या होते हैं? अब देखो, नोट्स मतलब एक रेगुलर साउंड, इट्स नॉट लाइक कभी एकदम से पिच बढ़ गया, कभी एकदम से कम हो गया फ्रीक्वेंसी, नहीं, रेगुलर चलता है पैटर्न पे, दैट इज़ नोन एज अ नोट, ठीक है। अब जो दो नोट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है, बट फिर भी उनकी साउंड डिफरेंस कैसे? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टिम्बर। लाइक टिम्बर जो होता है वो कैसे बेसिकली वर्क करता है। अब जैसे मान लो किसी के आपके कोई मैं बात करूं, अगर मान लो दो इंस्ट्रूमेंट्स है, उन जो हम सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड से वो उनमें वाइब्रेशंस है, बट उनका जो साउंड है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उनका जो शेप है वो अलग है। अब जैसे मान लो दो ह्यूमंस ही हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की साउंड वाइब्रेशंस निकाल रहे हैं, बट उनका साउंड अलग होगा, क्योंकि उनके टीथ की पोजीशंस अलग हैं, उनका वे ऑफ टंग मूवमेंट अलग है, इस वजह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। दैट इज़ ऑल इसमें ये है।
ठीक है। अब आता है आपका मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब क्या होता है? मोनोटोन एक बहुत ही फ्लैट और बोरिंग साउंड है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो पर्सन का जो साउंड है इट्स वेरी कंटिन्यूस, ना तो वो बढ़ता है उसका पिच ना तो कम होता, दैट इज़ ओनली मोनोटोन। अब अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ मोनोटोन। ओके, नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट लाउडनेस इन डेसिबल्स। तो जो लाउडनेस है उसका बेसिकली यूनिट डेसिबल्स में होता है। तो ये बताता है साउंड का लेवल प्रेशर। मिनिमम साउंड ऑडिबल जो है एट फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो लेवल ऑफ साउंड, राइट। और अगर हम इसको 10 गुना बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 डेसिबल। अगर हम इसको 100 गुना बढ़ा दें तो वो हो जाएगा हमारा 20 डेसिबल। अगर हम इसको 1000 गुना बढ़ा दें तो वो हो जाएगा हमारा 30 डेसिबल, ठीक है। अब क्या है, अब ह्यूमन कैन पिक साउंड फ्रॉम 10 TB टू 180 TB। अगर हम बात करें लाउडनेस की तो 50 से 60 TB तक नॉर्मल लाउडनेस है। टॉलरेट लाउडनेस 80 TB तक। उससे ज़्यादा अगर लाउडनेस होता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं उसकी वजह से, राइट। ये यहाँ पर एक टेबल गिवन है, बहुत इजी है, हम इसको पढ़ लेंगे, है ना। अब हम करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज एक तरीके से होमवर्क भी कर सकती थी बट मैंने सोचा करा देते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या था हमारा? सोनार, ठीक है। इसका आंसर क्या था हमारा? सोनार। मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ, राइट, अभी के लिए। और मुझे ये चाहिए, दैट इज सोनार, दिस इज द फर्स्ट आंसर। देन फॉर हियरिंग एंड इको द मिनिमम डिस्टेंस इज बिटवीन द सोर्स एंड द dash body is 17 meter. For hearing and echo, the minimum distance between the source of sound and the dash body is 17 meter, and the reflecting body, that is the second answer, ठीक है। The range of dash vibrations is above 20,000 hertz, that's ultrasonic, ठीक है। The dash of sound produced by vibrating wire decreases if its length is increased. क्या डिक्रीज हो जाता है अगर उसकी लेंथ इंक्रीज? तो हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंडेंट ही, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पिच भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो पिच भी कम होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पिच जो होती है, अगर किसी की लेंथ कम होती है तो पिच हाई होती है, ज़्यादा लेंथ होती है किसी वाइब्रेटिंग मैं वायर की कह दूँ तो वहाँ पर पिच कम हो जाती है, यानी कि पिच कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर डिक्रीजेस। 4. The loudness of sound depends on the extent of a vibrating body. Extent of loudness किस पर depends on the extent of the, यानी कि कितनी एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। तो आप आंसर लिख लेना। अल्ट्रासोनिक साउंड ये थर्ड का आंसर है, फ्रीक्वेंसी फोर्थ का है, रिफ्लेक्टिंग 2 का है, सोनार 1 का है एंड एम्पलीट्यूड 5 का है। लेट्स गो थ्रू द trick the statements. Okay, we have to correct the incorrect statements. The time taken by vibrating body to complete one vibration is known as time period. That's time period. We've studied that, right? Do it. Okay, whatever. In order to produce an echo, the minimum distance between the source of sound and the reflecting body is 14. No, that's 17 meter. Or 16.6 if you have to be correct. The characteristics of sound which distinguishes between the sharp sound and a dull sound is known as pitch. Okay, that's not loudness, that's pitch. Shriller the sound, more is the amplitude. यानी कि shriller the sound, जितना श्रिलर द साउंड, यानी कि जितना साउंड श्रिलर है, मोर इज़ द एम्पलीट्यूड, ना फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेबल टू, मैं पिच इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने कर दिया होगा। फ्रीक्वेंसी। Galton whistles are used to train pet animals. No, pet dogs. नहीं, पेट डॉग्स भी नहीं, वो आर्मी के लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली आर्मी स्पेशलाइज्ड डॉग्स के लिए।
The range of supersonic vibrations is between 20 to 20,000 hertz. That's correctly true. More the amplitude of vibration, less is the loudness. That's false. That is basically loudness and amplitude are directly proportional, not inversely. With the increase in the frequency of the body, the sound becomes a shrill. That's true. That's true. Subsonic waves are used in dishwashing machines. Of course, that's true. No, no, false. Ultrasonic sounds, okay? Waves. Sound energy is reflected by soft and loose surfaces. No, by hard and polished surfaces, not soft and loose. That's false. The answer is true, false, true, false, false. False wins here. Okay, take the correct option. The number of vibrations made by a vibrating body in 1 second. That's known as the wavelength, frequency, time period, or amplitude. That's frequency. The frequency of ultrasonic waves means above 20,000 hertz. Frequency of sound increases when the closed length of an air column increase कब होता है जब एयर कॉलम की लेंथ डिक्रीज. फ्रीक्वेंसी पिच हमने बात करता है पिच जब इंक्रीज होगा तब इंक्रीज होगा जब एयर की कॉलम जो है डिक्रीज हो जाएगा. और पिच और फ्रीक्वेंसी एक ही बात है. ठीक है. द पिच ऑफ अ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया. Length of vibrating wire, it depends upon, of course. Amplitude, it does not depend upon the amplitude, whether it be anything. Okay, then it is loudness does not change with the change in, okay, loudness does not change with the change in frequency. Okay, now let's talk about, we have one more exercise. The sound wave of frequency less than 20,000 hertz, that's infrasonic. The repetition of sound, that's known as an echo. An instrument used to measure depth, that's sonar. The number of vibrations made by a body in 1 second, that's frequency. 4. Term used to describe two sounds of same loudness and same frequency, yet they can be distinguished from each other. That's none other than the 5th one. That's the last one. That's timbre. That's it, guys. I hope you like this video. I really hope that you truly like this video, and we have just covered all the important topics which are going to come in your examinations. Thank you for watching this video. Bye bye.